सो है एवरीवन, एक आंसर राइटिंग में एक था कि राइट अ नोट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1938 है। तो अब इसको कैसे हम करें? इसके हमने बहुत सारी चीज़ इसके बारे में पढ़ी है पहले से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। तो अब मैंने जो भी मुझे पहले से पढ़ा हुआ था उसके अनुसार मैंने इसको लिखना शुरू किया। ठीक है, पहला बहुत दिन बाद मैं मेंस राइटिंग कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंस में इस बार मुझे चांस मिलेगा लिखने का। तो मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किया। मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या गलती की और कैसे ग्रेजुअली मेरा आंसर सही हुआ। तो दिस एक्ट वाज लेड इन द वेक ऑफ 1857 रिवोल्ट। ठीक है, इट इंक्लूडेड मेनी प्रोविजंस टू कूल डाउन रेबल इंडियंस। टू कूल डाउन मतलब ये थोड़ा सा ना वेग हो जाता है। कूल डाउन, कूल डाउन का मतलब क्या है, इसको समझना थोड़ा सा ग्रामेटिकली आप सोच सकते हैं कि इसके जगह दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते थे। वैसे एबॉलिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, एंड अफर्म दैट इन फ्यूचर नो इंडियन स्टेट्स विल बी एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था 1858 के एक्ट में। फिर आगे मैंने लिखा, अच्छा ध्यान देना, मैंने इंट्रोडक्शन में केवल इतना पार्ट लिखा। आप वैसे मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन का एक बॉडी होता है। तो इंट्रोडक्शन में इतना पार्ट लिखा कि भाई इस एक्ट का क्या प्रोविज़न था, मतलब इस एक्ट को क्यों लाया गया, ये मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया। अब आगे से मैं जो लिखना जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो भी एरो देख के मैं लिख रहा हूँ ये इसके फीचर्स है। ठीक है, फीचर्स कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इसने एबॉलिश कर दिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट को एश्योर किया कि आगे से कोई भी उनकी ज़मीन को नहीं हड़पा जाएगा या उनके ज़मीन को अटैक नहीं किया जाएगा ब्रिटिशर के द्वारा। फिर दूसरा फीचर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज एबॉलिश। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दबदबा था उसको हटा दिया गया। व्यापार में जो दबदबा था वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट इसको लिख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं चार्टर एक्ट लिख सकते हो। 1813 और 1833 के द्वारा पूरी तरह से ट्रेड में जो डोमिनेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको तो हटा दिया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेशन था, तो उसको 1858 के द्वारा हटाया गया। और सीधे किसका वाज मेड टू गेट रिड ऑफ डोमिनेशन ऑफ इंडिया कंपनी ट्रेड लेजिस्लेटिव। नाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट विल हैंडल इट एंड रूल इन द नेम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का अब डायरेक्ट कंट्रोल हो गया इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पे और क्वीन विक्टोरिया के नाम से रूल किया जाएगा इंडिया को। कटिंग डाउन, तीसरा फीचर, कटिंग डाउन द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। बस इतना मुझे याद था। अब देखो इसमें इस आंसर में क्या प्रॉब्लम है। इस आंसर में प्रॉब्लम यह है कि इंट्रोडक्शन को थोड़ा और अच्छे से लिखा जा सकता था। दूसरा, फीचर में बस केवल 3 फीचर नहीं है, और भी फीचर्स है जो मैं मिस कर दिया। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक पोस्ट बनाया गया और उसको एडवाइस देने के लिए 15 मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया जो कि लंदन में बैठते थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट था वो एक, और जो एक और फीचर था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का बदल के उसका नाम बदल के वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो आपको पता हो कि लॉर्ड कैनिंग 1857 के रिवोल्ट के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो वो पहला वायसराय बोला, गवर्नर जनरल जो थे 1857 में वो लॉर्ड कैनिंग थे। और जब 1858 का एक्ट आया तो पहला वायसराय वही बन गए। इसका मतलब लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। तो अब इस क्वेश्चन को आगे मैंने फिर से लिखा, इसके आंसर को इसको मैंने चैट जीपीटी से इसको आंसर को सबमिट किया और पूछा कि मतलब इसमें और क्या क्या सुधार हो सकता है। तो इसमें सुधार के लिए उसने जो जो बताया उसको मैंने अप्लाई करने की कोशिश की। अब देखो मैंने क्या लिखा। अब द एक्ट ऑफ 1858 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन, ऑफिशियली इसका क्या नाम था उसको मैंने लिखने की कोशिश की। द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसका ऑफिशियल नाम था। वाज passed primarily to cool off the rebel Indian. Follow are some of the important provisions of this act. तो फीचर मैंने ये भी लिख दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पिछली बार ये नहीं लिखा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज स्ट्रक डाउन एंड प्रिंसली स्टेट वर अफर्म्ड दैट नो एक्सेशन ऑफ देयर स्टेट्स विल हैपन इन फ्यूचर। दूसरा तुम्हारा प्रोविजन है, ईस्ट इंडिया कंपनी हु लॉस्ट इट्स ट्रेड डोमिनेशन टू इंडिया ड्यू टू इट्स एक्ट ऑफ 1813 नाउ लॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ इंडिया। Third provision, a new post of Secretary of State of India established which will report to the British Parliament and it is advised and held by a group of 15 Council of Ministers. ये ministers नहीं होगा, ठीक है, 15 group of 15 Council of People known as Council of India। ठीक है, ये मिनिस्टर वर्ड यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, मिनिस्टर नहीं होगा, यही बाद में मुझसे गलती हुई थी। दोबारा लिखने के बाद भी ये गलती हुई है, फिर तिबारा मैं इस आंसर को लिखता हूँ। लेकिन अभी चौथा प्रोविजन देखते हैं। नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वे टू बी रिड्यूस particularly in Bengal Awadh Bihar regiment who actively took part in 1857। तो पिछला बार मैंने क्या लिखा था कि केवल ये लिखा था कि इंडियन सोल्जर को कम करना है इंडियन आर्मी में। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ना बंगाल बिहार और अवध का जो रेजिमेंट था उसमें जो सोल्जर थे ना उन्होंने पार्टिकुलर रिवोल्ट किया था।
लेकिन जो पंजाब वगैरह के जो एरिया के जो सोल्जर थे उन्होंने एक्चुअली सपोर्ट किया था। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, अब बंगाल, अवध और इन रेजिमेंट में हम ब्रिटिश सोल्जर की संख्या को बढ़ाएंगे। तो 1:4 या कुछ का रेशियो था, या 1:5 का, उसको बढ़ा के ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर को 1:2 कर दिया था। तो ये भी गलती, ये तीसरा पॉइंट भी मेरा मतलब गलत नहीं था, लेकिन इसको डिटेल से लिखना था मुझे। तो इस बार मैंने उसको डिटेल से लिखा और लिखा कि नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वे टू बी रिड्यूस पार्टिकुलरली, मैंने इस वर्ड का यूज़ किया, पार्टिकुलरली इन बंगाल, अवध, बिहार रेजिमेंट्स हु एक्टिवली टूक पार्ट इन 1857 रिवोल्ट। अब मैंने पिछले वाले आंसर में, इसी क्वेश्चन में मैंने कंक्लूजन ठीक से नहीं लिखा था मैं, ठीक है, आपको याद होगा तो। वाइल दिस, अब मैं कंक्लूजन लिखने जा रहा हूँ, वाइल दिस प्रोविजन गेव सम इंश्योरेंस टू, इंश्योरेंस या एश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस नहीं एश्योरेंस होगा, एश्योरेंस, उन्हें दिलासा दिलाया टू इंडियंस, ठीक है। बट इन फ्यूचर ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल इन इंडिया प्रूव्ड इक्वली एक्सप्लॉयटेटिव। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से भारत को लूट रही थी, उतना ही ब्रिटिश कंट्रोल होने के बाद भी लूटा गया। एंड गिव इंडियंस लिमिटेड पार्टिसिपेशन, और इंडियंस को लिमिटेड पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में दिया गया। तो ये रहा जो कंक्लूजन में मिस कर रहा था पहली बार, ठीक है ये। और ये कुछ डिटेल था जो मुझे ब्रिटिश आर्मी में डिटेल देना चाहिए था। और ये एक पॉइंट जो प्रोविजन में मैं छूट गया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया पोस्ट आया, लेकिन फिर से मैं इसके आंसर को लिखा, और इसके आंसर को लिख के मैंने इसको टेक्स्ट में से फिर इसको बदल दिया था। तो इसमें लिखा कि द एक्ट ऑफ 1858 विच इज ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पास टू एड्रेस द ग्रीवांस ऑफ 1857। ग्रीवांस, देखो ग्रीवांस मैंने वर्ड यूज किया, ठीक है, टू एड्रेस द ग्रीवांस ऑफ 1857 रिवोल्ट। पहले में क्या लिखा था कि टू कूल ऑफ द रेबल्स, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ग्रीवांस ऑफ 1857 रिवोल्ट एंड कंसोलिडेट, ये वर्ड को ना बार बार चैटजीपीटी कर रहा था कि आप इसको यूज़ करो, कंसोलिडेट द ब्रिटिश पावर, मतलब ब्रिटिश पावर के कंट्रोल को और बढ़ाने के लिए 1858 का ये एक्ट आया था इन इंडिया। फॉलोइंग आर सम ऑफ इट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, मैंने इसको अच्छे से लिखा कि देखो भाई प्रोविजन, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो प्रोविजंस है। तो एबोलिशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है, स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, ये एडिशनल मैंने दे दिया कि हाँ भाई मुझे पता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया, तो मैं उसको यूज़ कर लिया। इट वॉज स्ट्रक डाउन एंड एश्योर्ड टू प्रिंसली स्टेट दैट इन फ्यूचर देयर विल बी नो एक्सेशन। Direct control of British Crown. East India Company lost its administrative control on India and replaced by British Crown and ruled in the name of Queen Victoria. Secretary of State. A new post, Secretary of State of India was established, which was to be advised by 15-member Council of India. ठीक है, 15-member Council of India based in London. ये लोग लंदन में बैठते थे 15 लोग, ठीक है, वहाँ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह देते थे कि भाई क्या क्या करना है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या चेंजेस करने हैं, क्या जो भी हो। फिर Viceroy of India, Governor General of India was replaced with Viceroy of India, which directly reports to the British Crown. ठीक है, Viceroy of India directly reports to the British Crown को। नॉन इंटरफेरेंस, ब्रिटिश प्रॉमिस नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल एंड कल्चर एरिया, ये मैं पॉइंट दूसरी बार भी भूल गया था, तीसरी बार जब आंसर लिखा तो सोशल कल्चर, जैसे आपको पता होगा कि सती प्रथा 1829 वाला एबॉलिश हो गया था, ये सब 1857 के पहले हुआ था। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह वाला अधिनियम आया, तो इंडियंस को अच्छा नहीं लगता था, जो कंजर्वेटिव इंडियंस अधिकतर उनको अच्छा नहीं लगता था कि अंग्रेज लोग उनके कल्चर और सोशल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं और उसको कानून बनाकर रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे। आपको पता होगा शायद 1813 या 1833 के चार्टर एक्ट में ये भी प्रोविजन था कि क्रिश्चियन मिशनरी को हम काम करने देंगे। तो वो जो क्रिश्चियन मिशनरी का जो काम करने का वो भी कई भारतीयों को पसंद नहीं आया था, तो नॉन इंटरफेरेंस वाला भी इशू था। फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री, देखो ये एक वर्ड कितना रीऑर्गेनाइजेशन मैंने तीसरी बार यूज किया। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वे टू बी रिड्यूस पार्टिकुलरली अवध, बंगाल, बिहार रेजिमेंट हु एक्टिवली टू पार्टी 1857 रिवोल्ट। फिर आया कि विच while this measure, ये रहा कंक्लूजन, while this measure pacify the Indian temporarily but continued economic exploitation। मैंने दूसरी बार जब आंसर लिखा था इसका तो मैंने के लिए एक्सप्लॉयटेशन अधिकतर यूज किया था, लेकिन किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन, उसको थोड़ा सा ये दिखाता है कि आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को थोड़ा सा अच्छे से मतलब डिटेल में थोड़ा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नौरोजी ने इसको थ्योराइज भी किया था अपने बुक में, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, फॉर एग्जांपल ड्रेन ऑफ वेल्थ, लिमिटेड गवर्नेंस पार्टिसिपेशन गेव बर्थ टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। और आगे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो भी आए उसका कारण कहीं ना कहीं 1858 का जो कॉन्सोलिडेशन ऑफ पावर जो ब्रिटिश के पास था या एक्सप्लॉयटेशन जो था इकोनॉमिक्स में, वो कारण बना आगे आने वाले नेशनलिस्ट मूवमेंट। आपको नेशनलिस्ट मूवमेंट जैसे बहुत सारे याद है, स्वदेशी मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और भी छोटे मोटे स्तर पर कई सारे रीजनल मूवमेंट्स हुए। तो ये तुम्हारा ये हमारे फ्यूचर को दिखाया कि हाँ भाई 1858 का क्या प्रभाव पड़ा आगे,
एक कंक्लूजन में अगर दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा। अब पहली बार जब इसका आंसर लिखा तो कंक्लूजन ही नहीं लिखा था, दूसरी बार जब इसका आंसर लिखा तो मैंने इसमें ये नहीं लिखा था मैंने दूसरी बार कंक्लूजन में कि ये आगे आने वाले फ्यूचर नेशनलिस्ट मूवमेंट का जन्म का कारण बना, ठीक है, 1858 का, ठीक है, लेकिन मैंने केवल इतना ही लिखा। लेकिन तीसरी बार जब मैंने इसका आंसर लिखा तो उसमें ये चीज़ लिखा कि लिमिटेड गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन गेव बर्थ टू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसमें। तो कैसे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन का जो आंसर है ग्रेजुअली किस तरह से उसका क्वालिटी बढ़ा, अभी और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बुक्स और ये सब मटेरियल्स पढ़ोगे तो आपको और भी वोकैबुलरी मजबूत होगा, और ग्रामर में जो मिस्टेक्स होते हैं आंसर लिखने में ग्रामरली वो भी कम हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे फिर और भी आंसर राइटिंग में का वीडियोज़ बनाएंगे इसमें। सो आई होप कि ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।